हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा। ठीक है। फर्स्ट वीडियो में हम लोग अर्थव्यवस्था के अर्थ को समझे थे। आज हम इसकी संरचना को पढ़ेंगे। जैसा कि उस वीडियो में आप लोग अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आपने पढ़ा था एक वर्ड आर्थिक क्रियाएं के बारे में, कि आर्थिक क्रियाएं जो होती है वो क्या होती है। वहां हमने क्या पढ़ा था कि वे सभी क्रियाएं जिससे आय की प्राप्ति होती हो उसे हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है। तो आज इसी आर्थिक क्रियाएं को जानेंगे कि दुनिया में जितने भी काम हो रहे, जितने भी क्रियाएं की जा रही है लोगों के द्वारा धन की प्राप्ति के लिए, उसको कितने भागों में बांटा गया। वही है आपको अर्थव्यवस्था की संरचना, या इसको हम जो है उत्पादन का क्षेत्र भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम है, आपको क्या नाम है इसका, या इसको हम कहते हैं उत्पादन का क्षेत्र। उत्पादन का क्षेत्र, इसको हम क्या कहते हैं, उत्पादन का क्षेत्र। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग तो याद ही कर लें, इसको भियाई कर लें। ये ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछ सकता है इस तरह से कि अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा को डैश कहा जाता है। ठीक है। या फिर वन लिनियर्स में दे देगा अर्थव्यवस्था की संरचना को कहा जाता है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो फिर वहां पे आपको अर्थव्यवस्था की संरचना जो है सीधा देखना है क्या होता है, वो उत्पादन का क्षेत्र होता है। क्योंकि यहाँ पे उत्पादन जो भी प्रोडक्शंस होते हैं उसको बांट दिया गया है। तो आप लोग इसको पढ़ेंगे कि कितने भागों में अभी बांटा गया है। ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो अर्थव्यवस्था की जो संरचना, उत्पादन का जो क्षेत्र है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। इसका डिफिनेशन भी आप लिख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं। ऐसा आपको क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन आपको है कि अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं। चलिए मैं लिख करके यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता ही देता हूं कि अर्थव्यवस्था की संरचना का अर्थ होता है, क्या होता है, उत्पादन के क्षेत्रों का विभाजन। क्या होता है, उत्पादन के क्षेत्रों का विभाजन। अब हम लोग जानेंगे कि ये उत्पादन का क्षेत्र क्या होता है। चलिए इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए अर्थव्यवस्था जो होती है वो कहीं की भी अर्थव्यवस्था हो, दुनिया में किसी भी कंट्री का वो अर्थव्यवस्था हो, तो उनका मुख्य 2 ही काम होता है। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत 2 ही तरह की क्रियाएं को संपादन की जाती है। पहला होता है आपको उत्पादन का कार्य किया जाएगा, दूसरा है रोजगार। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रोजगार का सृजन करना और उत्पादन का कार्य करना। ठीक है। रोजगार के अवसर प्रदान करना या रोजगार का सृजन करना या फिर उत्पादन कार्य करना। तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मुख्य यही 2 कार्य आपको किए जाते हैं। तो चलिए ये तो हो गया आपको शॉर्ट में डिफिनेशन। आपको एक क्वेश्चन आता है कि अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, इनको कितने भागों में विभाजित किया गया है। लॉन्ग में पूछेगा तो लॉन्ग में लिखना है, शॉर्ट में पूछेगा तो आपको शॉर्ट में। 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका आता है प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र जो होता है इसको हम कहते हैं इंग्लिश में प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, हम प्राइमरी सेक्टर। लेकिन यहाँ ध्यान देनी बात यह है कि इस प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत इसका और भी एक नाम है। इसको हम कहते हैं कृषि क्षेत्र। इसको हम क्या कहते हैं, कृषि क्षेत्र। क्यों इसको कृषि क्षेत्र कहा गया, यहाँ भी एक आपको सबसे पहले जान लें कि क्वेश्चन आ जाता है कि अर्थव्यवस्था की संरचना में किसे कृषि क्षेत्र कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र, या आपसे पूछ देगा प्राथमिक क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो कृषि क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे 2-3 तरह से पूछ देता है। तो आपको याद रखना है कि प्राथमिक क्षेत्र जो है इसका और भी एक नाम है
कृषि क्षेत्र। ठीक है, क्यों इसे कृषि क्षेत्र कहा जाता है, अब इसको जान लेते हैं हम लोग सबसे पहले कि आखिर इसको कृषि क्षेत्र कहने का क्या मकसद है, क्यों इसको कृषि क्षेत्र कहा गया है। ठीक है, कृषि क्षेत्र क्यों कहा गया है, देखिए इसको कृषि क्षेत्र इसलिए कहा गया है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कहा जाता है जितने भी रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल अर्थात कच्चा माल, जितने भी कच्चा माल है किसके लिए, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए, मतलब इसको हिंदी में हम लोग क्या कह सकते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को कृषि आधारित उद्योग। जो भी कृषि आधारित उद्योग है उनको जो कच्चा माल मिलती है, कहाँ से मिलती है, कृषि से। कृषि में जितने प्रकार के हम प्रोडक्शंस करते हैं क्रॉप्स का, वो क्या होता है, कच्चा माल होता है। जैसे गन्ना, गन्ना का हम क्या कहते हैं, वो कच्चा होता है, उसको जब हम भेजते हैं इंडस्ट्रीज में तब जा करके उससे क्या बनती है, चीनी। तो यहाँ एक कच्चा माल का उत्पादन होता है। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती है कृषि क्षेत्र। इसको इसलिए भी कहा जाता है कृषि से संबंधित, जैसे वन, वन हो गया आपको, उसके बाद पशुपालन, पशुपालन कार्य, पशुपालन काल, एनिमल हस्बेंड्री जो है वो भी किसके अंतर्गत आता है, कृषि के अंतर्गत। आप लोग देखे होंगे कि किसान जो होते हैं वो कृषि कार्य करते हैं तो वो उनका क्या होता है, थोड़ा छोटा बहुत वो फॉरेस्ट्री भी करते हैं, या आप कह सकते हैं कि बागवान का भी कार्य कर लेते हैं, बागवान भी होता है किसान को, पशुपालन भी करते हैं। उसके बाद इसी में आपको और भी आता है मछली पालन। ठीक है, मछली पालन, जिसको मत्स्य पालन भी कहते हैं, फार्म हो गया। तो ये सारे आप कहेंगे कि वन से क्या प्रॉफिट है, वन से देखिए, वन से हमको क्या मिलती है, सबसे बड़ी चीज तो हमको O2 ऑक्सीजन इसकी प्राप्ति होती है। उसके बाद और हमें क्या मिलती है, लकड़ी। उसके बाद हमें क्या मिलती है, दवाई। ये सारी चीज हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, वन से प्राप्त करते हैं। और इसके अंतर्गत और भी एक चीज आता है आपको, खनन कार्य, खनन कार्य, जिसको माइनिंग वर्क भी कहते हैं हम, खनन कार्य। देखिए खनन कार्य ये कृषि के अंतर्गत, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। जब ये इंडस्ट्रीज पहुंच जाती है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग होना स्टार्ट हो जाता है, तब वो दूसरे सेक्टर में आता है। तो यहाँ पे काफी कंफ्यूजन होता है कुछ लोगों को, जानकारी के अभाव में इसको सेकेंडरी सेक्टर्स में लेके चल जाते हैं, द्वितीयक क्षेत्र में। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र, अब आपसे इसका डिफिनेशन पूछ लिया जाएगा कि प्राथमिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, तो हम क्या कहेंगे, वो वह क्षेत्र जो कृषि से संबंधित आर्थिक क्रियाएं का संपादन या आर्थिक क्रियाएं का संपादन करती हो, उसे हम क्या कहेंगे, प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे। आप 8वीं क्लास के ज्योग्राफी में भी पढ़े होंगे। तो सबसे पहले कौन सा उद्योग कहा गया है, कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग वह उद्योग को कहते हैं हम जिसमें कि घर के लोग 5-10 सदस्य मिलकर के कोई भी प्रोडक्शंस का काम कर रहा हो, जैसे बीड़ी उत्पादन करना, टोकरी बनाना, मतलब एक समूह कार्य इसको कह सकते हैं। समूह में, समूह कार्य भी हम इसको कह सकते हैं कि समूह में मिलजुल के 5 से 10 व्यक्ति मिलकर के काम करता हो, तो वो एक हमारा कुटीर उद्योग होता है। ठीक है, दूसरा इसमें कौन कौन से कार्य हो सकता है आपको, टोकरी निर्माण, बीड़ी, देखते होंगे लोग सब बीड़ी भी पीता है, तो वो सारा काम जो घर के अंतर्गत किया जाता है। इसके लिए कोई इंडस्ट्रीज लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना अधिक इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। छोटा मोटा काम अपने घर में बैठ करके जो लोग कर लेते हैं उसे कुटीर उद्योग कहते हैं। फिर आता है आपका लघु उद्योग। ठीक है, ये देखिए लघु उद्योग जो होता है, ये लघु उद्योग जो होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कि छोटा लघु उद्योग, एक होता है बड़ा, जिसको मध्य भी कहा जाता है। इसको हम एक भाग में और भी बांट सकते हैं,
इसी के अंतर्गत आता है आपको मध्य उद्योग या मध्यम उद्योग भी कहते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है हमको ऑलमोस्ट कितना 5 लाख से अधिक, ठीक है, 5 लाख से अधिक। और यहाँ पे जो है कम से कम 100 वर्कर्स रहेंगे, ठीक है, 100 व्यक्ति कार्य कर सकते हैं कम से कम। फिर एक आता है आपको बड़े उद्योग, जिसको हम वृहद उद्योग भी कहते हैं, या बड़े उद्योग, ठीक है। बड़े उद्योग होती है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है, उनकी जो कार्य होगी वो इसके अंतर्गत आएगा। इसमें बहुत अधिक हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है हमें, तो ठीक है। द्वितीय क्षेत्र के बाद आता है आपका तृतीय क्षेत्र, ठीक है। तो अब देखेंगे कि तृतीय क्षेत्र क्या होता है और तृतीय क्षेत्र का जो है दूसरा नाम क्या दिया गया है। तो इसका जो है बहुत शॉर्ट है तृतीय क्षेत्र का नाम वैसे, लेकिन ये काफी जटिल है, यहाँ पे काफी कंफ्यूजन उत्पन्न होता है स्टूडेंट्स को। इसका जो है दूसरा नाम है सेवा क्षेत्र। क्या है नाम? सेवा क्षेत्र, ठीक है। अब ये सेवा चीज समझ में नहीं आता है लोगों को जल्दी। ये सेवा क्या होता है? देखिए, सेवा को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? सर्विस। क्या कहते हैं? सर्विस, ठीक है। जब हम सेवाओं की बात करें तो क्या हो जाएगा? सर्विसेज। अभी सेवा है तो हमने सर्विस लिखा है। तो अब देखिए ये सर्विस क्या होता है। आप लोग लोकल लैंग्वेज में भी सुना होगा, चीज यूज करते हैं फैन का। तो फैन आपको क्या देती है? सेवा। फैन का हम क्या लेते हैं? सेवा। और शिक्षक का जो कार्य है, शिक्षक आपको पढ़ाते हैं, वो आपको क्या देते हैं? सर्विस। क्या देते हैं? सर्विस। तो ऐसे कार्य जो ना कृषि से संबंधित हो और ना ही उद्योग से संबंधित हो, तो वे सभी कार्य को सेवा क्षेत्र में रखा गया है, जिसको हम तृतीय क्षेत्र कहते हैं। और तृतीय क्षेत्र को हम दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र। ये याद रखना है, ये भी पूछता है सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र का नाम है? तो तृतीय क्षेत्र का। और औद्योगिक क्षेत्र किस क्षेत्र का नाम है? तो द्वितीय क्षेत्र का। और कृषि क्षेत्र प्राथमिक का। ये 3 चीज तो आप हमेशा रट लो, इसको तो जीवन में कभी नहीं भूलना है। तो अब ये सेवा किस किस प्रकार की हो सकती है, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि सेवा क्या क्या हो सकती है, कैसा कैसा सेवा प्रदान किया जाता है। देखिए, अब जैसे आप लोग बैंक जाते होंगे, बैंक जाते हैं आप पैसा जमा करने या पैसा निकालने या कुछ भी करने। जो भी बैंकर्स होते हैं, वहाँ के जो वर्कर होते हैं, वो आपको क्या करता है? सर्विस देता है। आप वहाँ बैंक में एक देखे होंगे लिखा हुआ रहता है, कहीं ना कहीं आपको चिपका हुआ, मैं आपके सेवा में उपस्थित हूँ, ठीक है। इस तरह से लिखा हुआ रहेगा आपको 24/7 आवर्स मैं आपके सेवा में उपस्थित हूँ। मतलब क्या हुआ कि हम हर वक्त, ठीक है, 24/7 24 घंटा और सप्ताह के सभी दिन हम आपके सेवा में उपस्थित हैं। जब चाहें आप हमसे सर्विस ले सकते हैं। तो बैंक क्षेत्र जो होता है, बैंकिंग सेक्टर, वो किस सेक्टर में आता है आपको? तृतीय क्षेत्र में या सेवा क्षेत्र में? यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है बहुत सारा। बैंकिंग सेक्टर किस क्षेत्र में आएगा? सेवा क्षेत्र में। अब जैसे बैंकिंग से संबंधित ही हम देख लें, बीमा करा रखे होंगे। जैसे कि आप यहाँ पे एक बात कर लें, LIC काफी प्रचलित है। तो LIC भी हमें क्या देती है? बीमा देती है, बीमा कार्य कर रही है। बहुत सारी लाइफ इंश्योरेंस बीमा होती है अलग अलग कंपनियां की। तो ये सारी क्या हमें देती है? सर्विस प्रोवाइड्स करती है। क्या प्रोवाइड्स करती है? सर्विस। इस सर्विस का मीनिंग जॉब नहीं है कि आपको जॉब मतलब वो और गवर्नमेंट से हो, ये जॉब है, लेकिन यहाँ पे आपको सर्विस मिल रहा है जिस भी क्षेत्र में, तो वो आपका एक तृतीय क्षेत्र है। आदमी जनरली सर्विस वर्ड करता है जॉब के लिए, क्यों? गवर्नमेंट जॉब है तो उसे सेवा कहेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपको किसी भी व्यक्ति से कहीं ना कहीं आपको सेवा मिल रहा है तो वो क्या आ जाएगा? आपको तृतीय क्षेत्र आ जाता है।
उसके बाद आपने सुना होगा कम्युनिकेशन का, संचार। जैसे आप देखिए ये यूट्यूब पे देख रहे हैं तो ये क्या है, कम्युनिकेटिव, हम आपसे कम्युनिकेट हैं इसके द्वारा। तो यहाँ भी आपको सर्विस मिल रही है, क्या मिल रही है, सर्विस। तो ये आपको संचार हो गया। अब उसके बाद आपका आता है इसी में व्यापार। ये आपको यहाँ पे कंफ्यूजन करेगा, जैसे कि आपको प्राइमरी सेक्टर में खनन कार्य किया था। देखिए व्यापार, द्वितीयक क्षेत्र में क्या पढ़ा हमने, औद्योगिक क्षेत्र, और वहाँ उद्योग के बारे में पढ़ा। वहाँ भी उद्योग जब आएगा तो खरीद बिक्री तो करेगा, लेकिन ये दूसरे प्रकार का है। इस व्यापार का मीनिंग है कि आप कहीं भी जाते हैं शॉप में, यदि वहाँ पे व्यापार नहीं होता तो शॉप का सर्विस आप नहीं ले पाते ना। क्या आपके पास सामान आ पाता, नहीं आ पाता। तो वो किसके द्वारा आता है, बिजनेस के द्वारा, ट्रांसपोर्टेशंस के द्वारा। ठीक है, तो ये सारे आपको क्या हो गए इसमें, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, बहुत अच्छा याद भी आ गया। इसके बाद परिवहन क्षेत्र भी आपका जो है सेवा क्षेत्र में आता है, सर्विस प्रोवाइड। मतलब वे सारे क्षेत्र याद रख लेना, बैंक, बीमा, संचार, व्यापार, परिवहन, जितने भी कार्य के द्वारा हमें सर्विस प्रोवाइड्स हो, ठीक है, वो सारा हमारा क्या होता है, जो हमें सर्विस प्रोवाइड्स करती हो वो क्या होता है, तृतीयक क्षेत्र होता है। वो सभी के सभी क्या हैं, ये तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि तृतीयक क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें हमें सभी प्रकार की सेवाएं की प्राप्ति होती है, जैसे बैंक, बीमा, संचार, व्यापार, परिवहन इत्यादि, इस तरह से। ठीक है, अब जब तीनों सेक्टर्स को हमने पढ़ लिया है, तीनों क्षेत्रों के बारे में, तो अब देखते हैं कि तीनों क्षेत्रों का राष्ट्रीय आय में योगदान कैसा रहा, इसमें कैसे बढ़ोतरी हुई, पहले क्या स्थिति थी, अभी की क्या स्थिति है। इसको जानने के लिए हम यहाँ पे एक तालिका लेते हैं। इस तालिका को आप लोग गौर से देखिए। तो इस तालिका में आप क्या पा रहे हैं कि जो भी प्राथमिक क्षेत्र है 1901 जो है पहले कॉलम में दिया गया, उसका मैं बात करूं तो प्राथमिक क्षेत्र का काफी अधिक, मतलब 50% से भी अधिक, ठीक है, 63.6% योगदान था। जबकि वहीं सेकेंडरी सेक्टर्स जो है हमारा द्वितीय क्षेत्र, उसका योगदान कितना है, मात्र 12.7%। कितना, 12.7%, बहुत ही कम है। और तृतीय क्षेत्र दूसरे क्षेत्र के तुलना में तो ज्यादा है, लेकिन ये भी बहुत कम है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना है, 23.7, 23.7% ओनली। कहता है कि किसी भी राष्ट्र को विकसित होने के लिए उनका जो है तृतीयक और द्वितीयक क्षेत्र वो काफी मजबूत होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो 1901 में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब ऐसा क्यों नहीं था, इसको देख लेते हैं। उसके बाद देखिए 1947 की बात करूं तो वहां पे थोड़ा सा प्राइमरी सेक्टर जो है वो कम हुई है 1947 में, द्वितीयक क्षेत्र में वृद्धि हुई है और तृतीयक क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है। लेकिन जब हम 2007 में आ जाते हैं, अभी से कुछ दिन पहले, 13 साल पहले, तो वहां पे क्या देख रहे हैं कि सबसे अधिक जो है अब किसका योगदान है, तृतीयक क्षेत्र का योगदान है। ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, और इतना डेवलप हमारा कंट्री कैसे हो गया, पहले क्यों नहीं था, 1901 में क्यों नहीं था। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए आपने पहले जहां पे आपका चैप्टर शुरू होता है वहां पे कुछ स्टोरीज आपको दी हुई है हिस्ट्री से संबंधित। जैसा कि हम सब जानते हैं भारत को आजादी कब मिली, 15 अगस्त 1947 में। कब मिली, 1947 में, 15 अगस्त 1947 में। ठीक है, और अंग्रेज यहाँ पे कब आ गए थे, अंग्रेज सबसे पहले, अंग्रेज जो है, अंग्रेज आपको 1600 ईस्वी के आसपास ही इंडिया आ गए थे, लेकिन ये अपना कार्य स्टार्ट नहीं किया था। ठीक है, 1600 में तो आ गए थे, भारत आए थे व्यापार करने, क्या करने, व्यापार करने।
व्यापार करने, आप कहीं भी व्यापार करने जाते हो, कहीं कुछ खरीदने जाते हो, उसके घर की क्या स्थिति है उनसे आपको क्या लेना देना है? उनसे सामान खरीदना है और आना है आपको, ये सोचते हैं ना। तो ब्रिटिशर्स भी इतना बड़ा पागल नहीं था। आखिर इतने साल होने के बावजूद भी वो यहाँ नहीं रहा, यहाँ से चला गया। क्यों? क्योंकि उसका एक ही उद्देश्य था, इसका जो सबसे मुख्य उद्देश्य था वो व्यापार करना था, किसी भी प्रकार से, जबरदस्ती हो या प्यार से हो। इसके लिए बहुत सारी चीजें आप इतिहास में पढ़े होंगे, ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त भी उसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो वो व्यापार करने आए थे। तो यहाँ वो व्यापार किस चीज का करने आए थे? रॉ मटेरियल्स का, कच्चा माल का। यहाँ से कच्चा माल लिया जाता था, क्योंकि सबसे पहले जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ था, औद्योगिक क्रांति, यहाँ भी एक क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का हो गया। औद्योगिक क्रांति जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? ब्रिटेन में या इंग्लैंड में? ये कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। कब? 18वीं शताब्दी में, ठीक है। ये चीज याद रखना है, ये जीके का चीज है। तो यहाँ वहां पे इंडस्ट्रीज लग गई थी। इंडस्ट्रीज की किस चीज की जरूरत होती है? रॉ मटेरियल्स की। तो वो क्या करते थे कि रॉ मटेरियल्स ढूंढते थे कहाँ पे हमें जो है सस्ते दर पे रॉ मटेरियल्स मिल जाए, ताकि उसे हम अपने देश में लाएं और उसका मैन्युफैक्चरिंग करके उसे हाई प्राइस में बेच सकें। इसका एक ही मकसद था। तो वो जब हमारे यहाँ आए थे तो क्यों वो दूसरे सेक्टर और तीसरे सेक्टर पे ध्यान देते? वो क्या करते? प्राइमरी सेक्टर जो कृषि से संबंधित है, वहीं से उसको कच्चा माल मिलता ना। तो वो फोकस उसका मेन किस पे था? कृषि पे। मुख्य फोकस किस पे था इसका? कृषि से। कृषि से जो भी उत्पादित होता था कच्चा माल, वो ले जाता था कहाँ तक? भारत से। ये भारत में करता था, और भारत से कहाँ ले जाता था? अपने इंग्लैंड में। भारत से कहाँ ले जाता था? इंग्लैंड में। यहाँ पे ये कच्चा माल को ले जाता था, ये यहाँ से इंग्लैंड लाया। अब यहाँ पे क्या करता था? वो इसको फिनिश करता था, ठीक है। इसको तैयार करता था मशीन्स के द्वारा, और फिर उसको ला करके बेचता था। कैसे? उच्च दाम पर हमारे यहाँ। और यही उसका एक साइकिल चलता था, यहाँ से ले गया, फिर वो अदर कंट्रीज में हम गुड्स को। तो वो क्यों फोकस करता? हमारे दूसरी और तीसरी चीजों पे। और सबसे बड़ी चीज उनका क्या था कि यहाँ के जो भी शासक थे ना, उसमें भी एकता नहीं था। उन्होंने यहाँ के पॉलिटिकल कंडीशंस को पकड़ा। आपको कोई भी तब हरा सकता है जब आपका कुछ ना कुछ वीकनेस पता चले, कमजोरी का पॉइंट पता चले। तो ब्रिटिशर्स जो थे, अंग्रेज, वो देखा कि यहाँ के लोगों में जो भी शासक है, राजा है, उसमें एकता नहीं है, आपस में लड़ रहे हैं। तो आसानी से वो एक दूसरे को लड़ाता था, जिसको यहाँ पे आप लोग पढ़े भी होंगे हिस्ट्री में। यहाँ भी नाम दे दिया आपको, फूट डालो राज करो। क्या करो? फूट डालो राज करो, या फिर इसी को कहते हैं शासन करो। डिवाइड एंड रूल इसी को कहते हैं, आपस में लड़ा देना। तो यहाँ पे क्या करते थे ये लोग? ऐसा करने के लिए कॉलोनी बनाते थे। अब वर्ड आता है कि कॉलोनी क्या होता है, ठीक है। ये कॉलोनी क्या होता है, इसको हम उपनिवेश कहते हैं। देखिए, कॉलोनी या उपनिवेश को आप सिंपली भी समझ सकते हैं। वैसे यहाँ पे डिफिनेशंस लिखने की जरूरत नहीं है, आपके बुक में भी दिया गया। कहा कि कोई भी विशाल देश या शक्तिशाली देश, ठीक है, या समृद्धशाली देश, वह देश जिसके पास सब कुछ हो। जैसा कि आपने 9th क्लास के हिस्ट्री में पढ़ा होगा अमेरिका के बारे में। वहां भी इनके कितने, अमेरिका में जो है 30 उपनिवेश थे। 13 उपनिवेश थे। 13 उपनिवेश था। किसका? ब्रिटिशर्स का। कहाँ? अमेरिका में। आज वही जाकर के क्या बना है? USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये 13 उपनिवेश का ही एक ये यूनाइटेड है, संघ है, ठीक है। USA जाकर के बना है। तो ये एक समृद्ध राज्य, जो भी समृद्ध राष्ट्र होता था, शक्तिशाली राष्ट्र होता था, वो किसी भारत जैसे या अमेरिका जैसे कमजोर, जो भी कमजोर होता था, कमजोर
राष्ट्र वहाँ व्यापार करता था पहले जाकर के, फिर धीरे धीरे वहाँ के राजनीतिक हस्तक्षेप में आते थे, राजनीतिक को हस्तक्षेप करते थे, लोगों को आपस में लड़ाते थे और वहाँ पे अपना एक पॉलिसीज लागू करते थे और फिर उसको अपने कंट्रोल में ले लेते थे। जब ये कंट्रोल राष्ट्र जो है एक समृद्ध राष्ट्र के कैप्चर में आ जाता है तो वही आपका कहलाता है क्या? उपनिवेश। क्या कहलाता है? उपनिवेश। टोटल इन्होंने ब्रिटिशर्स का जो टोटल उपनिवेश था वो कितना था? 54 भारत में ला करके ये टोटल 54 देशों पे अपना कब्जा किया था। ये आपको उपनिवेश है, ठीक है। उपनिवेश आपको समझ में आ गया। तो यही कारण है कि जैसा कि आपने तालिका में देखा था कि 1947 तक आपको जो है सबसे अधिक योगदान जो है प्राइमरी सेक्टर्स का था, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे उनका एक ही मकसद था कि प्राइमरी सेक्टर से जो भी रॉ मटेरियल्स मिले उसको यहाँ से हम यहाँ ला सकें और यहाँ पे फिनिश्ड करके अदर कंट्रीज में भेज सके। ये सबसे बड़ा फैक्टर है, रीजन है। आपसे पूछ भी सकता है कि आज़ादी से पूर्व भारत के राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का अधिक योगदान है, क्यों? ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ भी सकता है, तो आपको घबराना नहीं है। जितना मैंने अभी लेक्चर का उसको यदि आप लिख लोगे शॉर्ट में तो आप खुद से भी इसका आंसर कर लोगे। ओके, फिर हम आज़ादी के बाद की बात करें तो अभी जो है सबसे अधिक जो है किस क्षेत्र का है? तृतीय क्षेत्र का है। तो यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपका बन जाता है, ये आपसे पूछ दिया जाएगा एग्जाम में, यही कि किस क्षेत्र का योगदान राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक है। वर्तमान समय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है राष्ट्रीय आय में, नेशनल इनकम में? तो आपको याद रखना है कि वो तृतीय क्षेत्र का। किसका? तृतीय क्षेत्र का। थर्ड सेक्टर जो है आपको तृतीय क्षेत्र का योगदान वर्तमान समय में सर्वाधिक है। तो कितना है ये आपको जो है फिलहाल कभी कभी आपको ऐसे भी दे देता है 50 से 50 to 60% ऐसे भी दे देता है, ठीक है, इस तरह से दे देता है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। और आज का लेक्चर यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें। आप लोग देख लेते हैं, लाइक तो कर ही दें और लिखें भी क्या आपको समझ में नहीं आया, कहाँ डाउट है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे इंक्लूड कर लूँ और आपको फिर से बताने का कोशिश करूँ, ठीक है। जहाँ भी और पढ़ाता हूँ इसमें कहीं यदि मिस्टेक हो जाती है कुछ लिखने में तो उसके लिए खेद है मुझे, क्योंकि एक फॉलो वे में चलती है। ऑनलाइन क्लासेस में कुछ अलग भी प्रेशर होते हैं। शुरुआत है, थोड़ा रिसोर्सेस का कमी है, लॉकडाउन है, घर में रहें आप लोग, और भी बेहतर करने का कोशिश करेंगे आगे से। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अच्छा, एक चीज है, मैं इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स इसका डिफरेंस नहीं बताया कि दोनों में क्या अंतर होता है, ठीक है, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में। चलिए, यदि आप लोग जानना चाहते हैं तो लिखिए मुझे कमेंट में, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा इसका क्या दोनों के बीच डिफरेंस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।